वैदिक ज्योतिष को पराशरी भी बोलते हैं। तो जितनी भी ज्योतिष की ब्रांचेस हैं, चाहे आप उसको हाँ। केपी एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, जैमिनी कह लीजिए, या और भी कहीं लाल किताब है, अदर देयर आर सो मेनी ब्रांचेस। ठीक है, लेकिन उन सब हम्म, का बेस है पराशरी। ठीक। जब तक पराशरी नहीं आएगी ना, तो आप आगे भी नहीं हम्म, बढ़ सकते। ठीक। ठीक है, तो सबसे हम्म, पहले हम जानते हैं कि ज्योतिष है क्या। अगर ज्योतिष का एक परिचय लें तो ज्योतिष का शाब्दिक अर्थ बोलते हैं ज्योति प्लस ईश, यानी कि ईश्वर की ज्योति। ठीक है, हाँ। तो मतलब ईश्वर की ज्योति इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से हम तीनों कालों को देख देख पाते हैं, चाहे वो हमारा प्रेजेंट है, फ्यूचर है, या फिर हमारा बीता हुआ कल, या ये भी कह सकते हैं कि पूर्व जन्म हमारा। तो ये हम तीनों चीज ठीक। इसके माध्यम से देख पाते हैं कि हमारा पास्ट कैसा ठीक। रहा है, और प्रेजेंट कैसा है, और उसके अलावा फ्यूचर कैसा होने वाला है। ये इसकी मदद से हम देख पाते हैं। हम्म, तो ज्योतिष आया कहाँ से है, ये जान लेते हैं। देखिए, जितनी भी हमारी हिंदू धर्म की जो भी नॉलेज है, वो सारी वेदों से आई हुई है। ठीक है, हम्म, तो हमारे 4 वेद हैं, उन्हीं के आगे पार्ट्स बने हैं जिनको वेदांग बोलते हैं हिंदी में। तो हाँ। वेदांगों में से एक के संचित कर्मों के हिसाब से होता है। और यहाँ पे देखिए, ज्योतिष कैसे काम करता है, क्योंकि हमारे अलग अलग रास्ते हो सकते हैं जिंदगी में, तो हमें पता नहीं होता किस तरफ जाना है। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐरे गहरे काम करते हैं पहले, फिर जाके उनको कोई लाइन मिलती है, लेकिन वो ठीक है। अलग अलग लाइनों में ट्राई करने में सक्सेस नहीं पा पाते। तो हम्म, अगर हमें पहले से ही पता हो कि डेस्टिनी ने हमारे लिए क्या चुना है, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि हम उस लाइन पे चल सकें। तो ज्योतिष बिल्कुल हम्म, ऐसे ही काम करता है। जैसे कार में एक नेविगेशन सिस्टम लगा होता है, उसमें हम रास्तों को देख के आगे बढ़ते रहते हैं। तो ज्योतिष में हम्म, भी ऐसे ही हमें लाइफ के पाथ्स देखने को मिलते हैं, और उसमें हम आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक। अगेन, ज्योतिष में के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि जिंदगी में जो भी कुछ अच्छा बुरा हो रहा है, तो उसके पीछे कौन से कर्म इन्वॉल्व हो सकते हैं, किस कारण से हमें अच्छा या बुरा फल मिल रहा है। तो ज्योतिष इसमें एक हमारी हेल्पिंग टूल की तरह काम करता है कि हम ये जान सकते हैं कि किस जिंदगी के किस हिस्से में सुधार करके फलों में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक। तो हमारा ज्योतिष है क्या? ज्योतिष सारा 9 ग्रहों, 27 नक्षत्रों और 12 राशियों में ही समाहित है। तो जितनी भी ज्योतिष की बातें होंगी, वो सारी 9 ग्रहों, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के बारे में ही होगी। इन्हीं में सारा ज्योतिष समाहित है। किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है ना, तो उस हम्म, वक्त आकाश में ये देखा जाता है कि ग्रह और नक्षत्र उनकी स्थिति क्या है, मतलब कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि या नक्षत्र में है। तो इस वक्त ठीक है। देखिए, सारे ग्रह गतिशील रहते हैं, एक राशि से हम्म, दूसरी राशि में घूमते रहते हैं। तो उस हम्म, घूमने के दौरान जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होगा, उस वक्त जो जो ग्रह जिस राशि में होगा, वही व्यक्ति की हम्म, कुंडली बन जाती है। ठीक। मतलब इसको आप ये मान लीजिए, आकाश में इस वक्त ग्रहों की जो स्थिति होगी, उसकी फोटो कॉपी कुंडली के रूप में हम बना लेते हैं। ठीक। ठीक है, तो जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो 360 डिग्री का आकाश है धरती से देखने में। हम्म, तो हम्म, 360 डिग्री का एक सर्कल पूरा होता है। तो इसी सर्कल में
ये सारी राशियां और नक्षत्र और ग्रह घूमते हुए दिखाई हमें देते हैं। तो इसमें अलग अलग आकार की राशि होती है। तो जिस आकार की जो राशि होती है उस आकार के हिसाब से उस राशि का नाम रखा गया है। मतलब एक राशि आकाश में 30 डिग्री के एरिया में होती है। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ, वो या आकाश में वो 360 डिग्री का कोण बनता है ना, मतलब 360 हाँ डिग्री के बिल्कुल हिसाब से बनेगा यूं। जी। और उसी 360 डिग्री को 12 बराबर भागों में बांट लिया गया है। तो हर एक अच्छा। भाग एक राशि का भाग माना गया है। तो इस तरह से अगर ठीक। देखें तो एक राशि को मिलती है 30 डिग्री। ठीक है। और 30 × 12 अगर आप करेंगे तो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो इस हम्म। तरह से 12 राशियां बनती हैं। ठीक। अब जैसे कुंडली को देखिए, कुंडली अगर आपने कभी कुंडली देखी होगी तो कुछ इस तरह से हाँ। कुंडली दिखाई देती है। हाँ। तो ये जो देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में, तो ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडली है। मतलब जैसे हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हमारी तरफ इस तरह हाँ। की कुंडली का चलन है। और अगर आप ठीक। साउथ की तरफ जाते हैं तो साउथ में इस तरह की कुंडली बनती है। ठीक। तो आप ये देखेंगे जैसे 12 राशि है ना, तो उसी तरह 12 हाउसेस बनाए गए हैं कुंडली में। जैसे ये पहला हाँ। हाउस, पहले से लेकर दूसरा, तीसरा, और ये टोटल 12 हाउसेस हो गए। ठीक। ठीक है ना? तो ये एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये 12 हाउसेस हैं। ये 12 हाउसेस हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इसमें चेंजेस क्या आएगा? इसमें चेंजेस आएगा राशियों का। मतलब जैसे आप कोई भी ठीक है। कुंडली उठा के अगर देखते हैं तो जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम्म। आप एक से लेके 12 तक सारे अंक लिखे देखेंगे अलग अलग कुंडलियों में। वो ऐसा होता ठीक है है। कि हाउस अलग होता है और राशि अलग होती है। तो ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी कुंडली में 4 लिखा हुआ आपको दिखता है, तो हम्म। इसका मतलब है कि पहले हाउस में चौथी राशि है। ठीक। ठीक है ना? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। और ठीक। इसी तरह से अगर यहाँ पे आपको 7 दिखे, 7 का मतलब है पहला हाउस है और 7वीं राशि। और ये 7वीं राशि ठीक। जो है, या पहली से लेकर 12 जितनी भी राशि है, ये 12 के हम्म। 12 हाउसेज में कहीं पे भी हो सकती है। ठीक। उसका रीजन ये होता है कि इन हाउसेज को दिशाएं मिली हुई है। जैसे पहला हाउस है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो 7वां हाउस है जो वो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो जब ठीक किसी है। व्यक्ति का जन्म होता है तो उस वक्त ईस्ट होराइजन पे जो भी राशि राइज कर रही होती है ईस्ट हम्म। डायरेक्शन में, जो भी राशि इस वक्त मौजूद होगी ना, वो व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में आएगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है ईस्ट डायरेक्शन में है। अच्छा। तो यानी कि मान लीजिए अभी किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और ईस्ट डायरेक्शन में वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि मानी गई है 8वीं राशि। तो फर्स्ट हाउस में 8 आ जाएगा। ये अपने फिर को पता उससे कैसे अगले चलेगा कि वृश्चिक राशि आप, की ईस्ट वे ईस्ट। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आजकल बड़ा आसान काम हो गया है। पहले पंचांग में देख के कुंडली बनाई जाती थी, लेकिन आजकल अच्छा। सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे भी। तो आपने हाँ। सिर्फ क्या करनी है, डिटेल डालनी है, बर्थ डिटेल। हम्म। और वो जो ये चार्ट्स है ना, वो अपने आप बन के सामने आ जाते हैं। तो हाँ। उसमें जो भी उस वक्त की जो दशाएं होंगी ना, वो सारी आपके सामने होंगी। ठीक है। तो अब जैसे देखिए, मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ गणित के बारे में। तो गणित में ये सब हम्म। होता था, उसमें बड़ी सारी गणनाएं भी होती थी, साथ में कुंडली निर्माण भी होता था। पहले कुंडली हम्म। हाथ से बनाई जाती ठीक। हाँ। थी, ठीक है ना?
तो उसमें क्या होता था कि एक शताब्दी पंचांग होता था, 100 सालों का पंचांग। हाँ। तो ज्योतिषी जो हम्म। होते थे तो वो 100 साल का पंचांग उनको रखना पड़ता था। तो जिस भी ईयर वाला व्यक्ति उनके पास आता था कुंडली बनवाने के लिए, तो उस ईयर हम्म। में उस पर्टिकुलर डे पे जो भी पंचांग रहता है उसमें वो ये हम्म। चार्ट ऑलरेडी बने होते हैं। तो वो उन चार्ट्स को उठा के उस कुंडली में फिल करते हैं और फिर पंचांग के ही माध्यम से अलग अलग डिटेल्स वो कलेक्ट करके वो कुंडली में फिल करते हैं। हम्म। तो उस तरह से पहले कुंडली बनाई जाती थी, लेकिन अब वो मैनुअल जो वर्क है ना वो खत्म हो चुका है। अब सॉफ्टवेयर की मदद से एक क्लिक में सारे चार्ट्स बन के सामने आ जाते हैं। हाँ। तो अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोग डाउट करते हैं कि कंप्यूटर वाली कुंडली सही है या फिर हाथ से बनाई गई कुंडली, हम्म। ठीक है ना। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम बनती है। कभी आप एक कोई कुंडली हाथ से बनी हुई उठाएंगे और उसकी बर्थ डिटेल ठीक। जब आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे ना, तो बिल्कुल सेम कुंडली हाँ। सॉफ्टवेयर में बन के निकलेगी। ठीक है। तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। तो लेकिन ये फिर भी ठीक। जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये जो चार्ट्स बनते हैं ये कैसे बनते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिष में नौ ग्रहों के बारे में। तो ठीक है। नौ ग्रहों के बारे में आपने सुना होगा। तो हम्म। ये नौ आपके सामने हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु। हम्म। तो एक अगर इमेजिन करें कि एक जैसे कोई सरकार होती है और उसकी एक कैबिनेट होती है, तो ग्रहों में भी ना एक कैबिनेट की कल्पना की है। तो हम्म। सूर्य जो है इसको ग्रहों में राजा बोला गया है। ठीक है, ठीक है। तो ग्रहों का राजा सूर्य को माना गया है। हाँ। उसके अलावा चंद्रमा की अगर बात करें, वैसे तो ये मेल प्लैनेट है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो इमोशनल ज्यादा है, मतलब इमोशंस और फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है ये ग्रह। तो इस कारण से ग्रहों ठीक। में इसको रानी का दर्जा दिया गया है। उसके ठीक। बाद मंगल जो है, हम्म। मंगल ये इसको सेनापति का दर्जा दिया गया है, क्योंकि मंगल जो है उसको लड़ाई का कारक माना गया है। लड़ाई का, युद्ध का, अच्छा। एनर्जी का और एग्रेशन का। तो इस कारण से इसको ठीक। सेनापति का दर्जा मिला गया। हाँ। उसी तरह बुध जो है ये छोटी उम्र का एक ग्रह है, तो इसलिए इसको ग्रहों में राजकुमार का दर्जा मिला है। ठीक। फिर बृहस्पति यानी गुरु, इनको हम्म। देवगुरु का दर्जा मिला हुआ है। तो ये एक तरह से मंत्री भी इनको मान लीजिए इस कैबिनेट में। तो उसी तरह ठीक। शुक्र भी है, इनको भी मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है। फिर शनि जो है ये सेवकों को यानी सर्वेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रहों को जिम्मेदारियां मिली हुई हैं एक तरह से। और ये तो ठीक है। मैंने थोड़ा सा परिचय दिया आपको। अभी जैसे हाँ। जैसे हम आगे चलेंगे तो इनके बारे में और ज्यादा डिस्कस होगी और ज्यादा आपको समझने को मिलेगा। ठीक। ठीक है, बाकी अभी हमने दो ग्रहों की बात नहीं की है, वो है राहु और केतु। हम्म। तो ये क्या है, ये फिजिकल प्लैनेट नहीं है। अच्छा। अभी जो हमने इससे पहले 7 ग्रहों की जो चर्चा की वो हाँ। फिजिकल प्लैनेट है। ठीक है, लेकिन अच्छा। ये दो ग्रह हैं, ये छाया ग्रह माने हम्म। गए हैं। अब बात आती है राशियों की। ठीक है। तो देखिए, 12 राशियां हैं और हम्म। हर राशि का कोई ना कोई ओनर प्लैनेट होगा। ठीक है। किसी ग्रह की एक राशि है, किसी की दो राशि है। हम्म। ठीक है। ठीक है,
जैसे अगर हम्म मंगल की बात करें तो मंगल की राशि है मेष और हम्म, वृश्चिक। ठीक है। उसी तरह ठीक है शुक्र की दो राशि है वृषभ और तुला। ठीक है फिर आगे बुध की दो राशि है मिथुन और कन्या। ठीक है फिर सूर्य और चंद्रमा इनकी एक एक राशि है कर्क और सिंह। ठीक है और इसी तरह बृहस्पति यानी गुरु की दो राशि है धनु और मीन। ठीक है और शनि की भी दो राशि है मकर और कुंभ। हम्म, अब अगेन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि राहु और केतु को कोई राशि नहीं मिली है, हाँ क्योंकि राहु और केतु छाया प्लैनेट है, तो उनको कोई राशि की ऑनरशिप नहीं मिली है। लेकिन कुछ केसेस में उनको को रूलर बनाया गया है। जैसे मंगल की राशि है वृश्चिक, तो हम्म केतु को वृश्चिक का को रूलर बनाया गया है। मतलब मेन रूलर जो है वो मंगल ही रहेगा, लेकिन केतु को उसका को रूलर बनाया गया। और उसी अच्छा तरह शनि की कुंभ राशि है, उसका को रूलर बनता है राहु। ठीक लेकिन उसके अलावा मेन बात यह है कि जैसे इनकी मेन तो कोई राशि है नहीं, तो ये हम्म जिस राशि पे बैठते हैं राहु और केतु, तो इन्होंने क्या करना हम्म होता है, उस राशि के का जो स्वामी ग्रह है उसके हिसाब हम्म, से इनको इन्होंने फल देने होते हैं। अच्छा अगर मान लीजिए ये मंगल के हाउस में बैठे हैं या शुक्र के या हम्म चंद्र के, तो अगर वो प्लैनेट शुभ होगा तो इन्होंने क्या करना है, उसकी शुभता को बढ़ा देना है, ये और ज्यादा शुभ हम्म हो जाएंगे। लेकिन हम्म, अगर ये वो ग्रह नेगेटिव होगा तो ये उसकी नेगेटिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे, तो ये भी नेगेटिव हो जाते हैं। अच्छा उस ग्रह को पावर देने के मतलब काम करते हैं। हाँ, क्योंकि नेगेटिव होगा इन्होंने तो नेगेटिव फल पावर भी देंगे। बिल्कुल, तो ये उसकी नेगेटिव उसके हिसाब से इन्होंने रिजल्ट देना है। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट। ठीक क्योंकि इनकी अपनी ओनरशिप नहीं है ना उस हाउस की, हाँ या कह लीजिए राशि की, इनके पास कोई राशि नहीं है। ठीक अच्छा, अब इसमें आपने ध्यान क्या देना है, जैसे जो राशि जिस सीक्वेंस में लगी हुई है, हाँ तो एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे मेष राशि के आगे एक नंबर लिखा हुआ है, वृषभ के आगे दो, इस तरह से हम्म 12 नंबर तक दिए हुए हैं। तो हम्म आगे जैसे जैसे आप स्टडी करेंगे ना, तो उस वक्त आपको चार्ट पे राशियां नहीं लिखी मिलेंगी, उस वक्त ये नंबर लिखे मिलेंगे। तो ठीक है आपने क्या करना है, इन राशि को इसी सीक्वेंस में याद कर लेना है। ठीक तो वो वैसे भी आपको याद हो जाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना। तो ये क्योंकि बार बार हम्म इन्हीं की रिपीटेशन होनी है, चर्चा होनी है, तो आपको वैसे हम्म, ही याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी ठीक शुरुआत के लिए आपको उनको याद करने की कोशिश करिएगा। अब जैसे मान लीजिए राशि की बात हो रही थी, तो हम्म जैसे कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, तो हमने हम्म उसको देखना है, या फिर मतलब कोई व्यक्ति आपके पास आया कुंडली लेके, तो वो ये जानना चाह रहा है कि उसकी राशि क्या है, उसकी हम्म, जन्म राशि क्या है। तो इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है ये जानने का कि उसकी जन्म राशि क्या है। जन्म राशि के लिए हमें उसका बर्थ चार्ट देखना होगा। अगर बर्थ चार्ट में हमने सिर्फ ये देखना है कि चंद्रमा कौन सी राशि पे बैठा हुआ है, तो इसको ठीक चाहे आप जो चंद चंद्र राशि बोल लीजिए या फिर जन्म राशि बोल लीजिए, एक ही बात। ठीक है ठीक है ना, तो इससे हम पता लगाते हैं कि व्यक्ति की जन्म राशि। और जन्म राशि से क्या पता चलता है, जिस जन्म राशि में व्यक्ति का जन्म हुआ है, जिस राशि में,
तो उस राशि के गुण उस व्यक्ति में आ जाते हैं। तो ठीक है। आगे फर्दर हम राशियों के बारे में भी पढ़ेंगे, तो क्या किस हम्म, राशि का क्या गुण होता है, क्या स्वभाव होता है, तो वो हम पढ़ेंगे और उससे पता लगता है कि व्यक्ति के बेसिक जो गुण हैं वो कैसे होंगे। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए व्यक्ति का जन्म मेष राशि में हुआ है, ठीक है। मेष राशि का चंद्रमा है। हम्म, तो मेष राशि किसकी राशि है? मेष राशि है मंगल की राशि। तो यानी कि हम्म, मंगल की ओनरशिप है उस राशि पे, तो व्यक्ति में मंगल के गुण आएंगे। मंगल के क्या गुण है? मंगल एग्रेसिव प्लैनेट है, वॉर का हम्म, कारक है, एनर्जी का हम्म, कारक है, और खेल कूद का कारक है, और साथ में मतलब एफर्ट करने वाला व्यक्ति होता है। तो मेष राशि वाले व्यक्ति के गुण आपको देखने को मिलेंगे कि व्यक्ति के अंदर काफी एनर्जी होती है, काफी एग्रेसिव भी हो सकता है व्यक्ति, गुस्से वाला हो सकता है, और उसकी जो बोलने की जो कला होगी वो थोड़ी एग्रेसिव हो सकती है। तो फायरिंग साइन होने की वजह से गुस्से का होना स्वाभाविक है, और ये स्वभाव हाँ, में थोड़े जल्दबाज भी होते हैं, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है। तो एनर्जी इनमें इतनी होती है कि ये हर काम में जल्दबाजी करते हैं। तो इस तरह से हम जन्म राशि से व्यक्ति के गुणों का पता लगाते हैं। ठीक। तो जन्म राशि का ये है। और फिर फर्दर आगे हमने देखना होता है कि व्यक्ति का जो मान लीजिए किसी का नाम रखना है जन्म राशि से, तो वो देखने के लिए हम्म, हमें राशि और उसके नक्षत्र के चरण देखने होते हैं, तो उसी के हिसाब से अक्षर निकलते हैं। तो ये सारे जैसे मेष राशि के अक्षर हैं, तो इसके अलावा हम्म, अब अलग अलग अक्षर होते हैं। तो उसके लिए हमें चार्ट देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि में और कौन से चरण में जन्म है। ठीक। पहले ये समझ लेते हैं नक्षत्र होते क्या है। हम्म, ठीक है, तो आकाश में एक जोडिक बेल्ट होती है जिसको हिंदी में नक्षत्र बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं जोडियक बेल्ट। यानी कि नक्षत्र जो है ना वो और कुछ नहीं है, जो राशियां है ना, 12 राशियां, हम्म, उन्हीं से हाँ, नक्षत्र बनते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि 27 नक्षत्रों से ही 12 राशियां बनती हैं। अच्छा। बात समझ में आई आपको? मतलब ये 27 नक्षत्र मिलके 12 राशियां बना रहे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। 360 डिग्री का आकाश है, हम्म, हमने 12 राशियां कैसे बनाई थी कि 360 डिग्री के आकाश को हमने 12 बराबर भागों में बांटा था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब बात नक्षत्रों की होती है, तो इस 360 डिग्री के आकाश को 27 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ठीक है। ठीक है, इसी 27 हम्म, भाग को फर्दर 12 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है। ठीक है ना? तो होता क्या है कि जब हमने इन 27 भागों को 12 में डिवाइड कर लिया, तो हर एक राशि को, मतलब ये 12 राशियां मान लीजिए, ये 27 नक्षत्र मान लीजिए, तो इसमें हम्म, होगा क्या, जब हम बात करेंगे 12 राशियों की, तो उन्हीं 12 हम्म, राशियों में ये 27 नक्षत्र आ जाएंगे। हर एक राशि में 2 या 3 नक्षत्र आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है ना? तो एक हम्म, राशि का मतलब हो गया 2 या 3 नक्षत्र। हम्म, ठीक है, तो इस तरह से 12 राशियों में टोटल 27 नक्षत्र आ जाते हैं। ठीक है।
तो इस तरह से ये नक्षत्र बनते हैं। तो नक्षत्र और कुछ नहीं, ये राशियों का ही भाग है, क्योंकि सबसे पहले 360 डिग्री का आकाश है और उसको हमने ठीक 27 है। भागों में बांटा तो नक्षत्र बन गए। फिर फर्दर हम्म। उस 27 नक्षत्रों को 12 भागों में बांट लिया तो वो 12 राशियां बन गई। तो ठीक। 30 डिग्री का जो आकाश होता है ना, उसमें एक राशि आएगी और 2 या 3 ठीक है। नक्षत्र आ जाएंगे। इसको ऐसे समझना है। ठीक। हाँ। क्लियर? ठीक, क्लियर। तो इसी तरह से ये अलग अलग नक्षत्रों के नाम हैं जो आपके सामने हैं, और उनके हम्म। हर नक्षत्र का कोई ना कोई स्वामी रहता है। तो हर नक्षत्र के तीन तीन जो सॉरी, 3 नक्षत्रों का एक स्वामी बनेगा। तो इस तरह से टोटल 27 नक्षत्र हो जाते हैं। तो अब जब नाम राशि मतलब जन्म राशि से नाम निकालना हो, तो उसमें ये देखा हम्म। जाएगा कि सबसे पहले राशि कौन सी है, फिर हर राशि में 2 या 3 नक्षत्र होंगे, और हर नक्षत्र में के 4 भाग होते हैं। ठीक है, और ठीक है। हर नक्षत्र में नाम के 4 अक्षर आपको मिलेंगे। ठीक है। समझ में आई? क्योंकि देखिए, जैसे ये आपके सामने नाम के अक्षर लिखे हुए आ रहे हैं, तो अब हाँ। हर राशि के इतने सारे अक्षर हैं, तो हमने ये कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा अक्षर जो है वो एग्जैक्ट है इस व्यक्ति के लिए। जैसे मेष राशि के मान लीजिए चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, हम्म। ये इस राशि का है। पर कौन से अक्षर से हम्म। नाम रखते हैं, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि मेष राशि में 2 या 3 जो नक्षत्र हैं, उसमें कौन से नक्षत्र है, और उसकी उसका कौन सा चरण में है जिसमें उस व्यक्ति का जन्म है। तो ये आपको चार्ट से पता लग जाएगा। उसमें चार्ट में लिखा हुआ आएगा कि इस व्यक्ति ने मेष राशि के या इस नक्षत्र के इस चरण में जन्म लिया है। तो फिर उस चरण के हिसाब से आप अक्षर को निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं ठीक। कुंडली के जो 12 भाव हैं, यानी कि हाउस हैं, हम्म। तो उनके बारे में हम आ जाते हैं। तो उनसे हाँ। देखिए 12 तरह के घर माने गए हैं। तो वो तो हम देख ही चुके हैं। जैसे ये पहला भाव है, फिर उसके बाद दूसरा भाव है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। हम्म। तो ये 12 भाव यही रहेंगे कुंडली में, ये चेंज नहीं हम्म। होंगे। अब यहाँ पे क्या ठीक। देखेंगे, राशियां लिखी हुई, जैसे 1 से लेकर 12 तक। अलग अलग हाउसेस में किसी में 10 लिखा होगा, किसी में 8 लिखा होगा, तो ऐसे अलग अलग राशियां हम देखेंगे। ठीक है। तो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है आपने। भाव अलग है, राशि अलग है। तो भाव ठीक। का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों है, क्योंकि भाव से ना, अलग अलग भाव से हम अलग अलग हम्म। चीजों को रीड करते हैं। तो जो ठीक चीज है। हमने रीड करनी है, उसी के हिसाब से हमने भाव को स्टडी करना है। ठीक। तो मैं एक मोटा सा परिचय आपको देता हूँ। छोटा सा मतलब, क्योंकि अभी मैं एकदम से सारा बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। एक छोटा सा परिचय हाँ। हम करते हैं हाउस का। तो सबसे पहले हम्म। पहला हाउस जो होता है, उसको बोलते हैं तन भाव। तन यानी अच्छा। कि शरीर। हाँ। तो पहले हाउस से ना व्यक्ति के शरीर का पता लगता है, उसकी हम्म। हेल्थ के बारे में पता लगता है, उसकी हम्म। फिजिक या फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है कि व्यक्ति छोटा होगा, लंबा होगा, नाटा, मोटा या कैसा, पतला, मोटा। ठीक। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। साथ में व्यक्ति की हम्म। हेल्थ कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या फिर बेकार रहेगी, तो वो भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो इसलिए इस हाउस हम्म। का नाम रखा गया है तन हाउस, तन भाव। हाँ। ठीक है। तो उससे अगला जो सेकंड हाउस होता है, उसको बोलते हैं धन भाव। यहाँ हम्म। से व्यक्ति के बैंक बैलेंस का पता लगता है।
या फिर व्यक्ति जिंदगी में कितना धन कमाएगा, कितना वो जोड़ पाएगा, और साथ में यहाँ से खान पान का पता लगता है व्यक्ति के। हम्म, तो दूसरे भाव को धन का भाव बोलते हैं। तीसरा भाव, तीसरे भाव को सहज भाव भी बोलते हैं और पराक्रम का भाव भी बोलते हैं। हो गया सर। तो तीसरे भाव को पराक्रम का भाव इसलिए बोलते हैं क्योंकि तीसरे भाव से आते हैं हमारे एफर्ट। तो यहाँ से देखते हैं हम्म, कि व्यक्ति कितना मेहनती होगा या आलसी होगा, कितने एफर्ट्स वो करने वाला होगा, तो वो तीसरे भाव से हम हम्म, देखते हैं। हम्म, चौथा भाव ये होता है सुख का भाव। सुख मतलब जिंदगी में जितना भी व्यक्ति को सुख मिलने वाला है, चाहे वो हम्म, लैंड एंड प्रॉपर्टी या लग्जरी हाउसेस या लग्जरी की जो भी चीजें होती हैं, जैसे वाहन हो गया, तो वो चीजें हम यहाँ से देखते हैं। तो हम्म, चौथा हाउस ये बताता है कि व्यक्ति की जिंदगी में कितने कंफर्ट्स या सुख रहने वाले हैं। तो यहाँ से इसकी स्टडी होती है। इसी तरह पांचवा भाव है, इसको संतान का भाव भी बोलते हैं। साथ में यहीं से व्यक्ति हम्म, की बुद्धि और शिक्षा को भी देखते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि कैसे रहने वाली है और उसकी शिक्षा का स्तर क्या रहने वाला है। अच्छा। ठीक है। उसके अलावा छठा भाव ये थोड़ा सा मेलेफिक इन्फ्लुएंस वाला है। तो यहाँ से हम देखते हैं रोग, ऋण और शत्रु, इसलिए इसका नाम रखा गया है शत्रु भाव। तो हमारे जो भी ठीक। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, वो यहाँ से आते हैं। हम्म, साथ में कर्जे की स्थिति और बीमारी की स्थिति, वो यहाँ से देखते हैं। ठीक। फिर इसके बाद सातवां घर आता है। सातवें घर से मेनली देखा जाता है शादी या विवाह को। तो व्यक्ति की जब भी शादी की बात होती है तो सातवें भाव से पता लगता है कि व्यक्ति की का जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहने हम्म, वाला है, अच्छा रहने वाला है कि बुरा रहने वाला है। तो वो यहाँ से हम देखते हैं। फिर ठीक। उसके बाद आठवां जो भाव होता है उससे हम्म, एक तो देखते हैं लंबी चलने वाली बीमारियां। फिर उसके अलावा यहाँ से मृत्यु के कारण देखने को मिलते हैं, या व्यक्ति की जिंदगी में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो हम्म, आठवें भाव से आते हैं। ठीक है। और साथ में ये सीक्रेसी वाला भाव है, तो यहाँ से कुछ छिपी हुई चीजें भी आती हैं, जैसे कोई हिडन नॉलेज, कोई इन्वेंशन, या कोई गुप्त धन, गड़ा हुआ धन, या कोई गुप्त बीमारी। तो इस तरह की जितनी भी चीजें सीक्रेट वाली होती हैं, छिपी हुई या गुप्त जिनको बोलते हैं, वो सारी यहाँ हम्म, से देखने को मिलती है। आठवें भाव फर्दर से। हम क्या बोला आपने? आठवें भाव से आती है ना, अष्टम भाव से। हाँ, आठवें भाव। तो ठीक। अभी ये तो अभी परिचय चल रहा है, आगे जब फर्दर एक एक हाउस को पकड़ के डिटेल करेंगे पूरी डीप में, अब आपको और हम्म, ज्यादा अच्छे से ये चीज आएगी। ठीक। फिर उसके बाद नौवां हाउस होता है। नौवां हाउस क्या हम्म, होता है? ये हमारे लक का या भाग्य का इसको हाउस बोलते हैं। तो यहाँ से व्यक्ति कितना लकी रहने वाला है, या फिर लक उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, तो वो यहाँ से देखते हैं। साथ में यहाँ से धर्म को भी देखते हैं कि व्यक्ति कितना धार्मिक रहने वाला है, तो वो यहाँ से देखते हैं। उसके बाद 10वां हाउस, ये इसको कर्म का भाव बोलते हैं। मतलब व्यक्ति जो कर्म करेगा वो यहाँ से पता हम्म, लगेगा। इसके अलावा मेनली यहाँ से देखते हैं प्रोफेशन को, कि व्यक्ति कोई काम धंधा करेगा तो वो कर्म के अंतर्गत ही आता है। तो जो भी व्यक्ति प्रोफेशन करता है, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस हो, तो वो क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, वो ये वाला हाउस होता है। ठीक है। फिर उसके बाद 11वां हाउस जो होता है
वो हमारी इनकम को या फिर गेन्स को बताता है कि हम जो कर्म करने वाले हैं, जो 10th हाउस बताता है कर्म को। तो जो भी हम कर्म हम्म, करेंगे उनका कितना फल हमें मिलेगा, कितनी क्वांटिटी में हम्म, मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो वो हमें 11वें हाउस से पता लगेगा। ठीक। उसके बाद ये जो 12वां घर है वो हमारे खर्चों को या फिर लॉसेस को दिखाता है। ठीक। तो जो भी व्यक्ति कमाता है कर्म करके, फिर उसको हम्म, एक्सपेंड करेगा, कैसे करेगा वो 12वें घर से पता लगेगा। साथ में जो भी जिंदगी में लॉसेस होते हैं तो वो हमें हम्म, 12वें हाउस से पता लगते हैं। ठीक। साथ में इसको विदेश का भाव भी बोलते हैं। तो ये विदेश की धरती भी इसको बोल सकते हैं।